गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आर के मौर्य स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासा ऑनलाइन एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कहा था कि आपकी हिंदी की क्लासेस जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। यूपी 8080 के यूपी लेखपाल में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसके बारे में बताए जाएंगे। अब हम जानते हैं हिंदी के बारे में। आपका हिंदी का विकास हुआ कैसे, हिंदी का शाब्दिक मतलब क्या होता है, हिंदी कितने भागों में बांटा गया है, और हिंदी का परिचय। टोटली हम कह सकते हैं कि हिंदी का परिचय हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि आपका विश्व भर में, आप सभी जानते हैं कि विश्व भर में लगभग 3000 भाषाओं में से आपकी हिंदी एक है। इसको हम कई भागों में, जैसे कि आपका 3 भागों में बांटा गया है। जैसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो स्टार्ट की गई थी 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ये आप इसमें जब आप स्टार्ट की गई थी तो ये इसमें वैदिक व लौकिक संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था। उसके बाद आते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा जो कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी के मध्य स्टार्ट की गई थी। उसमें जो भाषाएं प्रयोग की गई थी वो है आपकी पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चंस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं पहले इसके बारे में। उसके बाद फिर आता आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। वो आपका 1000 ईस्वी से लेकर जो अब तक की भाषाएं बोली जा रही हैं, ये हमारा प्रारंभ किया गया था 1000 ईस्वी से अब तक। अब जो भाषाएं आपकी अब बोली जा रही हैं वो है आपकी जैसे उड़िया, सिंधी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि हिंदी बहुत ही देखने में सरल लगती है, लेकिन ये बहुत ही हार्ड है। अगर हम करना चाहें तो हिंदी को बहुत ही सरल बना सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो हिंदी आपको आएगी भी नहीं। तो आइए हम जानते हैं हिंदी का जो मेन पॉइंट है उसके बारे में। जैसे हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है, तो हिंदी का विकास के बारे में जानते हैं कि ये हिंदी का विकास आपकी संस्कृत भाषा से हुआ है। आपका संस्कृत भाषा हिंदी की जननी है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है संस्कृत भाषा से आपका पाली भाषा का निर्माण हुआ। उसके बाद फिर प्राकृतिक भाषा का, उसके बाद फिर अपभ्रंश और अव्वहट। फ्रेंड्स, इसके बाद आपका स्टार्ट होता है प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी। आप सभी जानते हैं इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो आपको पता भी होगा और मिस्टेक हो जाती है केवल आपके ऑप्शन की वजह से। जैसे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपकी पाली भाषा का प्रयोग कहाँ हुआ था। तो आप सभी को हम बता देना चाहते हैं कि पाली भाषा का प्रयोग गौतम बुद्ध जी ने अपना उपदेश जो दिया था वो अपनी पाली भाषा में ही दिए थे। उसके बाद फिर पूछता है कि महावीर ने अपने सारे उपदेश किस भाषाओं में दिए। तो महावीर अपने सारे भाषाएं उपदेश जो हैं वो प्राकृत भाषा में दिए। उसके बाद फ्रेंड्स, हम जानते हैं हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और अब आते हैं कुछ टाइम बाद इसे इरेज कर देते हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी अगर इसे नोट डाउन करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, अदरवाइज आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इसके आगे चलते हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, उसके बारे में जानते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, हमने बताया था आपको इससे पहले हिंदी का विकास। हिंदी के विकास में मैंने कुछ पॉइंट बताई थी वहां से कि आपका संस्कृत, पाली, उसके बाद फिर आपका अपभ्रंश, प्राकृत, ये सब बताया था हमने। तो वहां से कुछ पॉइंट बताया था आपका कि हिंदी के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके कहाँ से बनते हैं, आपके अपभ्रंश से बनते हैं, और आपके पाली भाषाओं से बनते हैं, और प्राकृत भाषाओं से बनते हैं। तो आइए हम जानते हैं उसके बाद हमें क्या जानना है। तो आपका अपभ्रंश क्या होता है कि अपभ्रंश का विकास हमने बताया था जो कि आपका 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी के मध्य हुआ था। तो उसी के बारे में जानते हैं। तो अपभ्रंश का विकास हमारा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुआ। तथा अगर हम साहित्य की बात करें तो साहित्य का विकास आपका 8वीं से 13वीं सदी के मध्य हुआ था। कब? 8वीं सदी से 13वीं सदी के मध्य हुआ था, जो कि कवि स्वयंभू जी के नेतृत्व में हुआ था। ये आपके क्या कहते हैं, हिंदी में कुछ पॉइंट ऐसे इन्होंने डिस्क्राइब किया, ऐसे बताया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंस वहां पर क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे कि भी पूछता है कि अपभ्रंश भाषाओं का विकास जो है वो कौन कौन से हैं। पूछता है अपभ्रंश भाषाओं का विकास
इनमें से कौन कौन सा है। प्लस ऐसे भी पूछता है कि अपभ्रंश भाषाएं या अपभ्रंश भाषाओं में से किन भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो अब हम जानते हैं क्या कि जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम आपको वही बताएंगे, वही चीज करवाएंगे जो एग्जाम लेवल होंगे। जैसे कि आपका पूछता है भ्रंश भाषाओं का विकास जो है किन भाषाओं का हुआ, तो हमने यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में बताने जा रहे हैं। जैसे कि आपका सौरसेनी और अर्धमागधी, ये आपकी भाषाएं हैं जो अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। जैसे सौरसेनी भाषाओं के अंतर्गत कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, ये आपकी पश्चिमी भाषा है। और उसके बाद अर्धमागधी, इसके अंतर्गत कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, आपका पूर्वी हिंदी। तो फ्रेंड्स, ये रही आपकी अपभ्रंश। अपभ्रंश के बारे में आप अच्छे तरीके से जान लीजिएगा, इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे बनते हैं, फिर से मैं बता दे रहा हूं कि अपभ्रंश या सौरसेनी भाषा किस भाषाओं में से उल्लेखित की गई या किस भाषाओं में से उत्पत्ति हुई है, तो आपका किससे, अपभ्रंश से। और यहाँ पर पूछे जाएगी कि पश्चिमी भाषा किससे उत्पत्ति हुई है, तो आप क्या कहेंगे वहां पर, आपका अपभ्रंश से। सौरसेनी भाषा आपकी अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई है या पश्चिमी भाषा आपकी अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई है। और अगर पूछेगा अर्धमागधी भाषा या फिर अर्धमागधी भाषा के अंतर्गत पूर्वी भाषा जो है आपके किस या कहां से उत्पत्ति की गई, तो आपके अपभ्रंश भाषाओं से उत्पत्ति हुई है। तो फ्रेंड्स, अब इसके बारे में हम जानते हैं आगे। आपको आगे क्या पढ़ना है, आगे पढ़ना आपको कुछ युग के बारे में, आपके हिंदी का जो युग चले आए हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आइए जानते हैं नेक्स्ट, इसे हम इरेज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने कहा था कि अब हम कुछ युग के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आपका हिंदी में कुछ युग है। जैसे स्टार्ट होता है आपका भारतेंद्र युग। भारतेंद्र युग आपका कब से कब तक रहा, तो ये रहा 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के मध्य इसका कार्यकाल रहा। उसके बाद फिर आते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का कार्यकाल कब से कब तक रहा, 1900 ईस्वी से लेके 1920 ईस्वी तक। फ्रेंड्स, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आपके भारतेंद्र युग से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद आते हैं द्विवेदी युग के बाद छायावादी युग आता है, जो आपका 1918 से 1936 के मध्य था इसका कार्यकाल। उसके बाद फिर आता है प्रयोगवाद युग। ये फ्रेंड्स, ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रयोगवाद युग। इसमें से क्वेश्चंस भी बनते हैं। इसका कार्यकाल 1936 से लेकर 1946 के मध्य रहा। उसके बाद फिर फ्रेंड्स, इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे बनते हैं। और इसी के बाद जैसे कि इसी दौरान आप सभी जानते हैं कि 1947 में हिंदी को राष्ट्रभाषा संज्ञा दी गई थी या बनाई गई थी। राष्ट्रभाषा कह रहे हैं फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स ऐसे जानते भी हैं कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में डिफरेंस इसमें यह है कि राजभाषा आपका 1949 में बनाई गई थी और राष्ट्रभाषा यह है आपका जो 1947 में बनाई थी। उसके बाद फिर आइए हम जानते हैं इसके और भी नेक्स्ट पॉइंट को। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसको फिर से समझा दे रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ और थोड़ा सा मैं स्पीड में बताऊंगा, क्योंकि आगे भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है ताकि आपका टाइम लॉस ना हो। हमने कहा कि हम युग के बारे में जानते हैं, युग के बारे में पढ़ेंगे। आपका आता है क्या, भारतेंद्र युग, जो कि 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के मध्य आता है। उसके बाद फिर आता है आपका द्विवेदी युग, 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी के अंतर्गत आता है ये। उसके बाद आता है आपका छायावादी युग, जो कि 1918 से लेकर 1936 के मध्य आता है ये। उसके बाद फिर आपका आता है प्रयोगवाद युग, जो कि 1936 से लेकर 1946 के मध्य आता है। उसके बाद फिर आता है आपके इसी दौरान आपकी राष्ट्रभाषा जो बनाई गई थी वो 1947 में बनाई गई थी। फ्रेंड्स, आप ये पॉइंट याद रखिएगा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में बहुत डिफरेंस है। राष्ट्रभाषा की अगर बात की जाए तो वो 1947 में बनाई गई थी और राजभाषा की बात की जाए वो 1949 में बनाई गई थी। इसमें से कुछ क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदी के पिता किसे माना जाता है, तो आप ये याद रखिएगा, हिंदी के पिता भारतेंदु
हरी सब्जी को माना जाता है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पॉइंट के बारे में जानते हैं और आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स आप सभी हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी का प्यार, हमारा विश्वास आप सभी के साथ जुड़ा रहेगा। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।